हेलो डियर एवरीवन, मैं रुपिंदर सचिन कटगोन वेलकम करता हूं हमारे और आपके ब्यूटीफुल चैनल पर दैट इज सीजी फाउंडेशन। तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हमने अभी तक स्टार्ट किए थे बेटा 3 पार्ट और 3 पार्ट में हमने बहुत ही अच्छी वीडियो कंप्लीट कर ली है, बहुत अच्छे पार्ट दैट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जो आपके बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है और उसमें से हमने पार्ट 3 कर चुके बेटा। और पार्ट 4 में आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम करने वाले बेटा सेल ऑर्गेनेलिस के ऊपर, सेल ऑर्गेनेलिस, जिसमें सेल के जितने डिफरेंट और इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो सारे यहां से कवर हो जाएंगे। ठीक है, चले अच्छा एक बार रिवाइज कर लेते हैं पिछले टॉपिक में हमने क्या क्या कवर किया था। तो उसमें हमने सेल वॉल किया था, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर किस तरीके का दिखता है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सेल वॉल का जो मेनली है बेटा फंक्शन, तो फंक्शन के ऊपर हमने बात की थी कि प्राइमरी वॉल है जो किस चीज की बनी होती है, सेलुलोज की। सेम है जो सेकेंडरी वॉल, जो प्राइमरी वॉल के इनसाइड पे मिलेगी वो लिग्निन और सुब्रिन की मिलती है। अच्छा, फंक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी भी पार्ट में, मतलब इस चैप्टर में हम जो बात कर रहे हैं किसी भी टॉपिक के बारे में, तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा वो रहेगा फंक्शंस। तो फंक्शंस पे बिल्कुल फोकस रखना है आपने। सबसे मोस्ट पार्ट जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल प्ले करने वाला जो पार्ट है बेटा वो रहेगा न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस हमने सारा कर लिया था बेटा। ठीक है, एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में डिस्कस किया था, इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं सारे के सारे डिस्कस हो चुके थे। ठीक है, चलते हैं बेटा आज के पार्ट पर। और आज का पार्ट हमारा क्या रहने वाला है, आज का पार्ट हमारा रहेगा साइटोप्लाज्म, हो चुका था सेल ऑर्गेनेलिस। तो सेल ऑर्गेनेलिस का मेनली मतलब क्या है, यानी सेल कंपोनेंट। तो सेल में कितने कंपोनेंट्स है और उस हर एक कंपोनेंट का फंक्शन क्या है। तो फर्स्ट की बात करते हैं, फर्स्ट हमारा रहेगा बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड इज राइबोसोम्स जिसे प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स जिसे हम बोलते हैं सुसाइडल दैट, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, अच्छा प्लास्टिड रहेगा, एंड लास्ट इज वैक्यूल। और वैक्यूल में बेटा बहुत छोटे से क्वेश्चन बनते हैं और वो छोटे छोटे क्वेश्चन जो भी बन रहे हैं वो हम आपको साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। चलते हैं, तो फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखता कैसा है पहले, ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यानी ईआर, it is an extensive network of intercellular membrane bound tubes, यानी क्या ट्यूब्स होती है, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स, यानी इसके आउटर पर मेम्ब्रेन होती है, एंड वेसल्स दैट ऑक्यूपाई मोस्ट ऑफ द स्पेस, यानी सेल के अंदर जो मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाई होता है वो कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी इसका एक बहुत बड़ा एरिया रहने वाला है। ये किस में मिलेगी बेटा, यूकेरियोटिक सेल्स में मिलेगी। अच्छा, टाइप्स की अगर बात करते हैं तो कितने टाइप की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, तो बेटा 2 टाइप की आती हैं। एक आता है आपका आरईआर जिसे हम बोल देते हैं रफ, ये जो आर होता है स्टैंड होता है रफ के लिए, और सेम होगा एसईआर, एस होगा स्मूथ। अच्छा, नाम से ही पता लग रहा है कि रफ और स्मूथ है, तो रफ किस वजह से होगा वो भी पता होना चाहिए। जो बेटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होंगे, राइबोसोम्स, और इस राइबोसोम्स की वजह से ही ये सरफेस रफ हो जाएगा। एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी हम बात करते हैं एसईआर की, तो उसमें क्या होगा, उसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होंगे, और राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो का मतलब क्या है, राइबोसोम्स नहीं है, यानी ये एक तरीके का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं एक बार। चलते हैं रफ के ऊपर। दीज अपीयर rough under a microscope because attachment of large number of grains like ribosomes, यानी राइबोसोम छोटे छोटे दाने जैसे स्ट्रक्चर होंगे वो उसके सरफेस पे अटैच होंगे। ठीक है, जैसे आपके अगर हम बात करते हैं, हम यहाँ सोइल को रब कर लेते हैं तो थोड़ा सरफेस हमारा जो स्किन का है वो रफ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जब राइबोसोम्स अटैच हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा बेटा, वो राइबोसोम्स अटैच होने की वजह से थोड़ा सा रफ हो जाएगा। ठीक है, These are the site of protein synthesis, ये इंपॉर्टेंट है, यानी जहां साइट का मतलब क्या है, मेन प्रोडक्शन कहां से होगा, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो राइबोसोम्स है वो राइबोसोम्स प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे। या आप कह सकते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है, यानी कहां पर होगा प्रोटीन का सिंथेसिस, यहां होगा। स्मूथ, इट कंसिस्ट मेनली ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड वेसल्स, इसके अंदर ओनली ट्यूब्यूल्स और वेसल्स होंगे। इट इज फ्री फ्रॉम राइबोसोम्स, यानी इसके ऊपर कोई भी राइबोसोम्स नहीं होगा, इसी वजह से ये क्या है, स्मूथ है। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है,
SER हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ फैट एंड लिपिड्स। मेनली ये वाला जो पार्ट था रफ वाला, ये हमारा प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा एंड ये फैट एंड लिपिड्स का, ठीक है। अच्छा है और इंपॉर्टेंट है, इतना ही बनेगा बेटा। ये कुछ आपका रफ एंडोप्लाज्मिक दिख रहा है, ये देखो ये पूरा का पूरा सारा स्ट्रक्चर क्या है, ये जो आपको सेंटर में दिख रहा है ये वाला, ये जिसे हम राउंड से हम बाउंड्री कर रहे हैं, ये आपका हो गया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के साथ ही अटैच होगा बेटा आपका ये दिख रहा है जो आपको स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर आपका है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दिख रहा है कुछ ट्यूब्यूल्स जैसी स्ट्रक्चर्स हैं, और इनके ऊपर क्या है यहाँ बेटा, यहाँ पर इनके ऊपर अटैच हैं राइबोसोम्स। तो ये हमारे हो गए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, समझ गए। अच्छा यहाँ पे कुछ ऐसे भी है जहां पर राइबोसोम्स अटैच नहीं है, ये देखिए ये बिल्कुल प्लेन दिख रहे हैं, तो ये हमारे हो गए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस के साथ अटैच होते हैं और मोस्ट ऑफ द स्पेस सेल का ऑक्यूपाई करते हैं। ये हमारे लिपिड्स के लिए और फैट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। चलिए नेक्स्ट ऑर्गेनेल की आज पहले फंक्शन कर लेते हैं। मेनली फंक्शन क्या है, आपका जो क्वेश्चन है वो यहां से जरूर बनता है क्वेश्चन। चलिए पहला फंक्शन बात करते हैं सपोर्ट की। तो इस कैसे सपोर्ट करता है, द ER एक्ट एज अ सपोर्टिंग स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ सेल, यानी सेल का जो फ्रेमवर्क है, एक जैसे हमारी बॉडी के अंदर बोन्स होते हैं, फ्रेमवर्क है पूरा जो सपोर्ट करता है, ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या करता है, सपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन करेगा, जो चीज वो सिंथेसाइज करेगा वही ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। तो ER फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सेल टू द अनदर न्यूक्लियस टू अनदर। अच्छा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहां पे आएगा वन पार्ट ऑफ सेल टू द अनदर पार्ट ऑफ सेल, अनदर पार्ट ऑफ सेल। सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, मतलब यहां से प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, अब प्रोटीन की कहीं पर नीड है तो वो क्या करेगा, वो RER से ट्रांसपोर्ट कर देगा वेसल्स के थ्रू। सरफेस फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ये अभी जस्ट करके आए हैं, जहां पे वर्ड आपके पास RER लग गया तो वहां पे ऑटोमेटिकली आ गया कि वहां पे राइबोसोम्स है, और राइबोसोम्स मतलब प्रोटीन। तो ये हमारी प्रोटीन फैक्ट्री की तरह काम करते हैं राइबोसोम्स। अभी राइबोसोम्स के बारे में पूरा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं हम आगे, चलते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन, स्लाइड चल रही है ना, बढ़िया चल रही है। चलो डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या है, यानी जितने भी टॉक्सिक वेस्ट है उसको रिमूव करने की। सो दी SER ब्रिंग्स अबाउट द डिटॉक्सिफिकेशन इन लीवर, यानी लीवर के अंदर जितना भी टॉक्सिक मटेरियल होता है उसको रिमूव करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, RER एंड SER, यानी कंप्लीट कह सकते हैं ER। इट कन्वर्ट हार्मफुल मटेरियल्स लाइक ड्रग्स, insecticides, pollutants and poisons into a harmless substance for the secretion by the cell। मतलब जब ये हार्मफुल केमिकल जो होते हैं बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो जो सेल्स होती है वो डिटॉक्सिफाई काम करती है, ठीक है, और डिटॉक्सिफाई का काम करते हैं ER। वो इन पोल्यूटेंट्स को, पॉइजन्स को लेस हार्मफुल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि वो क्या हो जाए, सेल से सिक्रेट हो जाए, बॉडी से आउट हो जाए। चले फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनेलिज, ऑर्गेनेलिज मतलब सेल के दूसरे पार्ट को बनाने में हेल्प करती है। और कौन कौन से पार्ट है, जो SER है प्रोड्यूस गोल्जी बॉडीज, इसका ध्यान रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है। कैमिलो गोल्जी ने बताया था इसके बारे में, बट ये ओरिजिन कहां से होता है इसका, ER से। सो फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनेलिज की अगर बात करते हैं तो SER प्रोड्यूस करते हैं गोल्जी अपरेटस को या गोल्जी बॉडीज को। अच्छा लाइजोसोम्स जिसे हम सुसाइडल बैग बोलते हैं, एंड वैक्यूल्स, याद रखना ये मैंने अंडरलाइन कर दिया, यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दूसरे सेल ऑर्गेनेलिज की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। कौन कौन से बेटा, गोल्जी अपरेटस, वैक्यूल्स एंड लाइजोसोम्स। मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, अब मेम्ब्रेन का जब भी याद आता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो यानी सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसकी फॉर्मेशन में भी बेटा कौन हेल्प करता है, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द अदर सेलुलर मेम्ब्रेनस आर फॉर्म्ड बाय ER, ये मेंशन कर दिया यहाँ पर, ER ही इसको फॉर्मेट करता है, ठीक है। और जब मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा, मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन, तो इसको बोल देते हैं बेटा मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ये रहा, आजा भाई, यानी मेम्ब्रेन को फॉर्म करने के प्रोसेस को बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा। अच्छा ये नोट्स आपको कहां से मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे बेटा टेलीग्राम चैनल से। आप भाई तो CG फाउंडेशन सर्च कर सकते हैं, नहीं तो सचिन सर्च कर सकते हैं, केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन सर्च कर सकते हैं,
वहां पे आपको मिल जाएगा। और इसके वीडियो में लिंक भी मैं अटैच कर दूंगा आपके, ताकि आपको टेलीग्राम सर्च करने में दिक्कत ना हो। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, और वो है हमारा राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स क्या होता है? दीज आर द डेंस स्फेरिकल एंड द ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स होता है थोड़े दाने जैसे, पार्टिकल्स अबाउट 150 to 250 ऑन्स्ट्रॉम, इतना साइज होता है इन अ डायमीटर। दीज वर द डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलेट। अच्छा, जॉर्ज पैलेट ने इसका डिस्कवर किया था, तो इसका नाम ही पड़ गया था पैलेट पार्टिकल। पैलेट पार्टिकल, ये लिखा भी है नीचे कि इसको पैलेट पार्टिकल क्यों बोलते हैं, क्योंकि मिस्टर पैलेट, जॉर्ज पैलेट ने ही इसे डिस्कवर किया था। अच्छा, ये कहां मिलता है? अभी जस्ट जो हमने टॉपिक किया था, कौन सा किया है सर? अभी तो कर गया है ईआर का। तो ईआर में जब हमने बात की थी आरईआर की, तो आरईआर का मतलब क्या? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ किस लिए था? वो रफ इसलिए था क्योंकि वहां राइबोसोम्स थे। तो राइबोसोम्स कहां मिलेंगे आपको? मेनली राइबोसोम्स आर फाउंड इन ऑल प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। अच्छा, प्रोकैरियोटिक की अगर बात करते हैं, दे फ्लोट फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। वो सारे के सारे क्या करते रहेंगे? प्रोकैरियोटिक में तो फ्लोट करेंगे। बट अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक के बारे में, तो यूकैरियोटिक में फ्लोट नहीं करेंगे। दे अकर फ्री इन साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स एंड आल्सो अटैच्ड टू द साइटोप्लाज्मिक सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हो गया। देखो, प्रोकैरियोटिक में वो फ्री घूम रहे हैं, मूव कर रहे हैं, लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होगा? यूकैरियोटिक में थोड़े फ्री होंगे, लेकिन कुछ क्या होंगे? ये आपको जो स्ट्रक्चर बताया था मैंने आपको, ये वाला जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहे थे, इसके सरफेस पे अटैच होगा। अच्छा, ये वर्ड क्या लिखा है यहाँ पे? साइटोप्लाज्मिक सरफेस। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर का मतलब है ये सारा का सारा जितने भी ऑर्गेनेलिज है, कहां मिलेगी आपको? ये सेल के साइटोप्लाज्म में मिलेगी, इसलिए इसे बोल देते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर में जितने भी बात करेंगे तो उसमें सारे ऑर्गेनेलिज आ जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएंगे, राइबोसोम्स आ जाएंगे, आपके ईआर आ जाएगा, आपका गोल्जी बॉडीज आ जाएंगे आपके, ठीक है, वैक्यूल्स आ जाएगा। चलिए, अच्छा, राइबोसोम्स का फंक्शन की बात करते हैं और टाइप्स की बात करते हैं। तो बेटा 2 टाइप के राइबोसोम्स होते हैं आपके, 70S राइबोसोम्स एंड 80S राइबोसोम्स। 70S राइबोसोम्स की बात करते हैं, दीज आर फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यानी यूकैरियोटिक की सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा एंड प्लास्टिड में मिलेगा। बट प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं तो वो बेटा पूरे प्रोकैरियोटिक्स में पाएगा, जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल है सब में पाया जाएगा। 70S राइबोसोम्स है। अच्छा, 70S का कुछ सब यूनिट होता है, मतलब किससे बना है? तो बेटा 2 सब यूनिट से बना होता है 70S। एक होता है बेटा आपका 50S और एक होता है 30S। ये डायग्राम में आपको शो हो रहा है, ये आपका 50S है और ये 30S है, 2 यूनिट से बना है। देखो यहाँ पे, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं अगर, तो कुछ इस तरीके का सब यूनिट है इसका 30S, और ऊपर वाला जो अपर यूनिट है वो है 50S। ऐसे हमारे साथ होगा 80S के साथ, ठीक है। अब 80S कहां मिलते हैं? दे अकर इन यूकैरियोटिक सेल्स, और ईच 80S राइबोसोम्स हैज 2 सब यूनिट्स, 60S सब यूनिट एंड 40S सब यूनिट्स। अच्छा, यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सी लाइन लिखी है, द राइबोसोम्स प्रोवाइड स्पेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। इसको थोड़ा ऊपर भेज देते हैं हम, प्रोटीन इन द सेल्स, हेंस दे आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। ये लाइन इंपॉर्टेंट है आपकी। राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन को सिंथेसाइज करने वाले, प्रोटीन को बनाने वाले कौन है? मेनली कौन है? वो है राइबोसोम्स। और ये राइबोसोम्स कहां पर अटैच होते हैं? ये होते हैं बेटा ईआर स्ट्रक्चर पे। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आपको सभी को, और वीडियो हमारी अच्छे से चल रही है, बिल्कुल चल रही है, बहुत बढ़िया। बहुत दिक्कत होती है ना, मैं पढ़ाता रहूं और पता लगे बाद में कैमरा बंद हो गया तो हैप्पी बर्थडे हो जाता है। चलो, अच्छा, बात करते हैं हमारे गोल्जी अपरेटस के बारे में, जिसको गोल्जी बॉडीज भी बोलते हैं। ये मिस्टर कैमिलो गोल्जी ने बताया था 1898 में। तो उन्होंने अपने ही नेम पर इसका नाम रख दिया गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडीज। इट इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। ये सारी यूकैरियोटिक सेल्स में मिलेगा, एक्सेप्ट रेड ब्लड सेल्स एंड स्पर्म ऑफ मैमल्स। ये आज ना मेनली जब भी हम बात करेंगे ना कि कहां कहां मिलती है ऑर्गेनेलिज, तो वहां पे हम रेड ब्लड सेल्स और मैमल्स की जरूर बात करेंगे, ठीक है, या प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में बात करेंगे। अब यूकैरियोटिक सेल्स में मिलती है, लेकिन इनमें नहीं मिलेगी, आरबीसी में नहीं मिलेगा, एंड स्पर्म ऑफ मैमल्स इसमें नहीं मिलेंगे आपको गोल्जी बॉडीज।
ठीक है, ये आपका डिफरेंस में आ सकता है क्वेश्चन। अच्छा, गोल्जी ऑपरेटर्स के बारे में बात करते हैं। दीज ओरिजिनेट, ओरिजिनेट का मतलब कहां से स्टार्ट होता है, मतलब कहां से मिलना स्टार्ट होगा। तो एक बार अगर पिछला टॉपिक रिवाइज करेंगे तो हमने क्या किया था, हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किया था। तो वहां पे हमने बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 ऑर्गेनेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसमें से एक हमारा वैक्यूल, दूसरा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, और थर्ड जिसकी आज हम बात कर रहे हैं अभी, गोल्जी बॉडीज। ठीक है, तो हमारे जो ओरिजिनेट होगा फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो सारे टॉपिक एक दूसरे से ही रेलेवेंट है, ठीक है, तो हर एक चीज को जब रेलेवेंट मतलब मिला जुला के तालमेल करके चलोगे ना तो सारी चीजें याद रहेगी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर आपने अच्छे से स्टडी कर लिया होगा तो इसका ओरिजिन आपको पता लग गया होगा, ठीक है ना। चलिए फंक्शन के बारे में और स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो गोल्जी ऑपरेटर्स, अच्छा पहले मैं दिखा देता हूं आपको गोल्जी बॉडीज असल में दिखते कैसे हैं। तो ये आपका गोल्जी बॉडीज होते हैं, और इसमें क्या है, ये देखो जिगजैग लाइन चल रही है, ये वाली ऐसे कुछ चीजें, इसे सेक्यूल बोलते हैं। ये चल रही है, ठीक है। इसके 2 फेस होते हैं बेटा, एक तो ये फ्री फेस होगा जहां पे स्वेलन स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम बोल देते हैं सिस फेस। इसको रिसीविंग फेस बोल देते हैं, यहां से जितना भी मटेरियल होगा रिसीव होगा। और दूसरा वाला होगा बेटा ट्रांस फेस, ठीक है। ट्रांस फेस से क्या होगा, जितना भी जहां से ये सिस फेस में जितना भी मटेरियल यहाँ पे वेसल्स के अंदर आया है, इसके अंदर इन वेसल्स के थ्रू आया है, जब प्रोसेस हो जाएगा तो प्रोसेस होने के बाद जब वहां से क्या होगा, वेस्ट को रिमूव करना होगा मटेरियल, या दूसरे अदर मटेरियल को क्या करना होगा, एक्सपोर्ट करना होगा। तो बेटा वो यहां से होगा, इस वाले स्वेलन स्ट्रक्चर से होगा, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफेस। यानी यहां से रिसीविंग होगा और यहां से एक्सपोर्ट होगा मटेरियल का। चलिए अब बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। तो गोल्जी ऑपरेटर्स है वो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे डिस्क वाला, डिस्क शेप ऑर्गेनेल्स। इसको चलो नीचे फेंकते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स, इसके पास बहुत सारी मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स का मतलब होता है कि जिसके चारों ओर मेम्ब्रेन्स हो, अरेंज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन अ फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सैक्यूल। आगे दिखाया था ना मैंने आपको, ये पैरेलल स्ट्रक्चर चल रहे हैं जिसको हम बोल देते हैं सैक्यूल। यहां पर बेटा वेसल्स होंगे, इसको सिस्टर्न बोल देते हैं, ठीक है। ये वाला सिस फेस हो गया, और नीचे स्वेलेंस एंड्स है जिसको ट्रांसफेस बोल देते हैं। तो यही लिखा हुआ है। इसके पास 2 पोल्स होते हैं गोल्जी बॉडीज के, जिसे हम बोल देते हैं सिस फेस एंड ट्रांसफेस। अच्छा, सिस फेस को हम बोल देते हैं रिसीविंग पोल या रिसीविंग एंड, और इसको बोल देते हैं शिपिंग या एक्सपोर्टिंग पोल, याद रखना। यानी मटेरियल यहां से आएगा और इस साइड से जो स्वेलून पार्ट है, थोड़ा सूजा हुआ सा है, ठीक है, ये थोड़ा यहां से निकल जाएगा मटेरियल। अब देखते हैं फंक्शन के बारे में गोल्जी बॉडीज के, कि गोल्जी बॉडीज क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि ये मटेरियल को यहां से रिसीव कर रहा है और यहां से शिपिंग कर रहा है, यानी एक्सपोर्ट कर रहा है। तो क्या क्या करता है ये, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनेल्स गोल्जी बॉडीज apparatus इज आल्सो इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, यानी सेल का जो आउटर पार्ट है, जो हार्ड रिजिड पार्ट है, उसकी फॉर्मेशन कहां से होती है, गोल्जी apparatus से होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके पास एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, और सेल की जो मेम्ब्रेन है सेलेक्टिवली परमेएबल है, ये भी आपको बताया था। तो इन सभी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, गोल्जी ऑपरेटर्स। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड और दिया हुआ है लाइजोसोम, इसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं इसे। तो लाइजोसोम्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, तो इन सभी की फॉर्मेशन बेटा यहां से होगी गोल्जी बॉडी से। चलिए और क्या क्या करता है बेटा काम ये, दूसरा फंक्शन क्या है, पैकिंग ऑफ मटेरियल। पैकिंग ऑफ मटेरियल का मतलब द पैकिंग इन्वॉल्व्स रैपिंग द मटेरियल बाय द मेम्ब्रेन, फॉर्मेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेसल्स, यानी जो भी वेसल से मटेरियल ले रहा है उसको ट्रांसफेस से भेजना। दिस मटेरियल इज टू बी सेंट आउट फ्रॉम द सेल थ्रू द सिक्रेटरी वेसल्स या ट्रांसफेस। ये ट्रांसफेस से सिक्रेटरी वेसल होगी, उससे आउट हो जाएगा। अच्छा, एक्रोसोम की फॉर्मेशन होगी, तो एक्रोसोम की फॉर्मेशन के लिए भी गोल्जी बॉडीज ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। और संडे हो या मंडे, रोज खाओ डंडे, डंडे नहीं, हम अच्छे बच्चे हम काम करने वाले हैं। तो अंडे में बड़ा एग का जो योक होता है, येलो पार्ट होता है, वो भी गोल्जी बॉडीज बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कहीं मैं पूछ लेता गोल्जी बॉडीज किसने डिस्कवर किया था, ठीक है। आपका राइबोसोम्स को पैलेट पार्टिकल क्यों बोलते हैं, किसने डिस्कवर किया था, इसका मेनली फंक्शन क्या है, या ये किस किस को सिंथेसाइज करता है।
ठीक है, जब आपका चैप्टर एंड हो जाएगा ना, कोशिश करना है कि आपको जितने भी साइंटिस्ट के थे, जितने भी बायोलॉजिस्ट है, सबके नेम लिखने हैं और हर एक का फंक्शन लिखना है। जैसे गोल्जी बॉडीज, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम्स को बना रहे हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसको बना रहे थे, गोल्जी बॉडीज को, वैक्यूल को, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ये सारे के सारे फंक्शन कौन किसको सिंथेसाइज कर रहा है, ये राइट करने आपको खुद बा खुद, मतलब सेल। चलो लाइसोसोम्स की बात करते हैं। आप लाइसोसोम्स किसने बनाया था, आप बनाया क्या था, सेल के अंदर होता है सर, ये कौन बनाएगा, अपने बनाता है। तो सेल लाइसोसोम्स क्या होते हैं, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरसेलुलर डाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट है, यानी सेल के अंदर जितने भी सेलुलर डाइजेशन होते हैं, मतलब सेल के अंदर जो भी डाइजेशन का काम होगा वो सारे कौन कर रहा है, वो लाइसोसोम्स कर रहा है। सर किस चीज का डाइजेशन करेगा वो, बेटा जितने भी वॉर्न आउट सेल होंगे, वायरस होगा या पैथोजेंस होंगे, उनको किल करना, डेड सेल्स होगी सबको, उन सबको ईट करने का काम, डिस्पोज ऑफ करने का काम सारा लाइसोसोम्स करेगा। यानी जितना भी डेड पार्ट होगा या वेस्ट पार्ट होगा उन सबको खा जाएगा ये। इवन इसकी एक बात सुनी थी कि स्टारवेशन के टाइम पे लाइसोसोम्स अपने आप को हीट करने लग जाता है, इसे सेल्फ ईटिंग भी बोल देते हैं। सुसाइड, तो सुसाइड वर्ड क्या होता है, सुसाइड मतलब खुद ही मारता है, तो इसे सुसाइडल डेथ क्यों बोलते हैं, क्योंकि स्टारवेशन के टाइम पे ये अपने ही सेल्स पार्ट को खा जाता है। ओ चलो अच्छा, बात करते हैं कहां मिलेगा। इसका फंक्शन होता है बेटा इंटरसेलुलर डाइजेशन करना। मिलेगा बेटा यूकेरियोटिक सेल्स में मिलेगा। अच्छा, दिस वर डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया था, सी डी ड्यूवे, इन्होंने किया था 1949 में, या गोल्जी बॉडीज का हुआ था 1898 में। चलो इसे लाइसोसोम क्यों बोलते हैं, लाइसोसोम्स इसलिए बोलते हैं, जो सोम्स होते हैं, सोम्स का मतलब होता है बॉडी, एंड लाइजो का मतलब होता है डिसोल्व करना। तो यानी बॉडीज को डिसोल्व करना, यानी सेल को डिसोल्व करना, यानी सेल के कंपोनेंट को डिसोल्व करना, यानी क्या करना, सेल को डिस्पोज ऑफ कर देना। तो जितने भी वेस्ट कंपोनेंट्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, उनको डिस्पोज ऑफ, खाना, डिसोल्व कर देना, इसलिए इसे बोलते हैं लाइसोसोम्स। चलिए लाइसोसोम्स में क्या है, इसे बेटा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप से हम इसे नहीं देख सकते। ये हो गया बेटा आपका लाइसोसोम का स्ट्रक्चर। तो कुछ इस तरीके का आपका लाइसोसोम्स दिखता है। अच्छा, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है। ये आपका गोल्जी बॉडीज, आपका आरईआर से गोल्जी बॉडीज बन रहा है, और गोल्जी बॉडी से ही ये क्या बन रहे हैं बेटा, लाइसोसोम्स बन रहे हैं। देखो एक सीक्वेंस में चल रहा है, यहाँ ईआर है, ईआर ने इसको प्रोड्यूस करा, इसने लाइसोसोम्स को प्रोड्यूस करा, ये आपके प्राइमरी लाइसोसोम्स हो गए, ये हमारे सेकेंडरी लाइसोसोम्स हो गए, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अच्छा, ये वर्ड आपने कहीं पढ़ा था, कहां पढ़ा था, ये बेटा हमने स्टडी किया था पार्ट 2 में वीडियो के। एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, पिनोसाइटोसिस जिसे हम बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग, ठीक है, इसे बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग, इसे बोलते हैं सेल, अरे ये क्या हो गया, चलो इसे बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग, और फैगोसाइटोसिस को बोलते हैं सेल ईटिंग। चलो, और एक वर्ड और मैं बताया था सेल वोमिटिंग, वो आप कमेंट करेंगे कि मैंने जो पार्ट 2 में बताया था सेल ईटिंग, सेल ड्रिंकिंग, एक थर्ड पार्ट होता है सेल वोमिटिंग, वो क्या होता है, इसी पार्ट में आपको वो वर्ड दिखेगा सेल वोमिटिंग का। ध्यान से देखना, आपको ये पार्ट कमेंट करना है, और कमेंट की मैं वेट करूंगा भाई, मुझे भी पता होना चाहिए बच्चे देख रहे हैं वीडियो को, ठीक है। तो आप कमेंट करेंगे उस पार्ट को। चलिए मैं स्लाइड देख लेता हूं, चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है। चलो अब बात करते हैं फंक्शंस के बारे में, फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स की बात करते हैं तो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। सबसे पहला फंक्शन आ गया डाइजेशन ऑफ यूजफुल मटेरियल। मैंने आपको बताया था कि जितना भी अच्छा काम है, मतलब अच्छे काम कैसे सर, अच्छे काम का मतलब जितना भी वेस्ट मटेरियल को सीक्रेट करना या यूजफुल मटेरियल का डाइजेशन करना, वो सारा का सारा लाइसोसोम्स करेगा। तो पहला गया द ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक फूड पार्टिकल इज टेकन बाय वैक्यूल्स। ये वर्ड नहीं यूज कर रहा हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, सेल का वाटर कंटेंट लेना या सेल के द्वारा फूड को टेक इन करना। फ्रॉम द एनवायरमेंट आर डाइजेस्टेड, यानी जितना भी फूड है या वाटर है उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन कर रहे हैं, लाइसोसोम्स कर रहे हैं। दूसरा आगे बेटे डाइजेशन ऑफ हार्मफुल मटेरियल। तो लाइसोसोम्स क्या करते हैं, डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। किसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, फॉरेन पार्टिकल। फॉरेन पार्टिकल में आपके वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स हो गए, बाय हाइड्रोलाइजिंग देम, उसको डिसोल्व कर देंगे लिक्विड में,
ठीक है, और उसके बाद उसको क्या कर देंगे, सीक्रेट कर देंगे। अच्छा, इतना आपके लिए बहुत है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल डिफेंस सिस्टम। इसे नेचुरल डिफेंस सिस्टम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये नेचुरली क्या करता है, जो पैथोजेंस होते हैं इनको किल कर देता है। हमें एक्स्ट्रा मेडिसिन की नीड नहीं है, हमारे पैथोजेंस काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे नेचुरल डिफेंस सिस्टम है एक बॉडी के। और क्या क्या काम करता है, डाइजेशन ऑफ अनवांटेड मटेरियल। अनवांटेड मटेरियल की जब बात करते हैं तो कौन से मटेरियल आ गए अनवांटेड में, ये आ गए हमारे डेड सेल्स, डेब्रिस दैट एक्यूमुलेट एट द साइट ऑफ इंजरी। जब इंजरी होती है तो वहां पे जितना भी वो पल्प सब पानी सा जम जाता है, ठीक है, चोट लग जाती है, डेड सेल्स होती है जो बर्न हो जाती है सेल्स, उन सबको डिस्पोज ऑफ करना, उन सबको रिमूव करना और क्या करना, नई सेल्स को बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, लाइसोसोम्स। मतलब नई सेल तो क्या बनाना है, मतलब वो वेस्ट पार्ट हो चुका है जो डेड सेल्स है, उनको रिमूव करेंगे तभी तो नई सेल्स बनेगी ना। तो उस सभी का काम कौन करेगा, लाइसोसोम्स। अच्छा, मैंने आपको ये स्टार्टिंग में बताया था, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला पार्ट। ड्यूरिंग स्टार्वेशन, तो स्टार्वेशन के टाइम पे क्या होगा, जो लाइसोसोम्स होते हैं वो अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर लेंगे, यानी जो भी सेल्स उसके पास स्टोर होगी उसको ही डाइजेस्ट कर जाएंगे। एंड इसको बोलते हैं ऑटोफैगी। ऑटो का मतलब होता है बेटा सेल्फ, और फैगी, फैगी का मतलब मैंने बताया था ईटिंग, तो सेल्फ ईटिंग। तो यानी ये जब इसको भूखमरी लगती है, मतलब इसके पास नहीं होता है मटेरियल खाने के लिए, तो क्या करता है, अपनी ही सेल्स को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। दैट इज कॉल्ड ऑटोफैगी। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपके लिए, ऑटोफैगी। चलिए बेहतरीन, ये आपका अब आएगा नया स्ट्रक्चर। नया स्ट्रक्चर का नाम क्या है इसका, माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, ये वाला पार्ट है, मैं नाम लिखता रहता हूं, जो ये वाला पार्ट है आपका, इस पार्ट पे आपका होगा एटीपी का फॉर्मेशन, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है बेटा इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। ये हो गया बेटा आपका स्पेस होगा जिसे बोलते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। अच्छा, इसमें क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होती है। एक मेम्ब्रेन होगी आपकी आउटर वाली, ये होगी आपकी आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और इसी के इनर साइड पे होगी बेटा ये वाली फोल्डेड मेम्ब्रेन है, ये वाली, इसको बोल देते हैं इनर मेम्ब्रेन, और इसको फोल्डेड को बोल देते हैं क्रिस्टल। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ये जो इनर में जो फोल्डेड स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको क्रिस्टल बोलते हैं। ये सारे जितने भी ये हैं दिख रही है आपको, ये क्रिस्टल ही है आपकी, ठीक है। ये ग्रीन कलर के जो आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे भी दिख रहे हैं, ये हैं, ये सारे के सारे होते हैं बेटा राइबोसोम्स। और ये जो कटोरी सी आपको दिख रही है, ये बेटा होगी ग्रैन्यूल्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए, आउटर मेम्ब्रेन कौन सी है और इनर मेम्ब्रेन कौन सी है। तो इनर मेम्ब्रेन आपकी हो गई, आउटर मेम्ब्रेन ये हो गई, और इनर मेम्ब्रेन में कुछ फोल्ड्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टल। छोटे छोटे कुछ राइबोसोम्स मिलेंगे, ग्रैन्यूल्स मिलेंगे, मैट्रिक्स जो फ्लूइड होगा, ठीक है, और इसके बीच में कुछ थोड़ा सा स्पेस बना हुआ है। अच्छा, मेनली जो फंक्शन रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया का वो रहेगा बेटा एटीपी का फॉर्मेशन का। तो आप देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से हमें क्या क्या पता लगता है। अकरेंस, अकरेंस की अगर बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन एरोबिक यूकैरियोटिक सेल्स। एरोबिक का मतलब क्या है, एरोबिक का मतलब टेक इन ऑक्सीजन। तो जो ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोटिक ऑक्सीजन का टेक इन कर रहे हैं, ठीक है, वहां पर मिलेंगे आपको माइटोकॉन्ड्रिया। दे आर लैकिंग इन एनारोबिक प्रोटोजोआस, यानी जहां पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है या कम है वहां पे नहीं मिलेंगे आपको। एंड मैच्योर मैमेलियंस, रेड ब्लड सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक्स। मैंने बोला था ना, जब भी हम अकरेंस की बात करेंगे तो हम मेनली आरबीसीज और मैमल्स की जरूर बात करेंगे, तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक्स में नहीं मिलेंगे आपको। अच्छा, स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये स्फेरिकल हो सकते हैं, ये ओवल हो जाते हैं, सिलेंड्रिकल मिल जाएंगे आपको, तो डिफरेंट डिफरेंट शेप के आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाएंगे। बट फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शंस क्या है इसके, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और क्वेश्चन यहां से बनेगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनेगा यहां से। चलो, क्वेश्चन क्या कहता है माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर, स्लाइड चल रही है, बेहतरीन। चलो, माइटोकॉन्ड्रिया तो कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया आर द मेन सीट ऑफ सेल रेस्पिरेशन, यानी ह्यूमन की बात करें या सिंपल बात करते हैं लिविंग बीइंग्स की, लिविंग बीइंग्स की। तो लिविंग बीइंग्स बेटा जितने भी रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं
और रेस्पिरेशन प्रोसेस में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो सारा कहां होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इसीलिए इसे बोलते हैं सीट ऑफ सेल रेस्पिरेशन, यानी सेल में जहां पे भी रेस्पिरेशन होगा वो पार्ट कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया है। दे यूज द मोलिकुलर ऑक्सीजन ब्रिंग आउट स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन का मतलब है पहले ऑक्सीजन आएगी, फूड के साथ मिक्स होगी, ठीक है, और दूसरे केमिकल्स ऐड होंगे, एसिड्स होंगे, फूड का ब्रेकिंग स्टार्ट होगा, जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीजन का ऐड होना। उसके बाद क्या होगा, प्रेजेंट इन द फूड सेल्स एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये आपको रेस्पिरेशन का प्रोसेस पता है। बायोलॉजी हमारा जो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस का, तो उसमें हम पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे रेस्पिरेशन क्या होता है एंड ब्रीथिंग क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या हो रही है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर बन रहे हैं ऑक्सीडेशन से कैसे बन रहे हैं, तो ग्लूकोज को ब्रेक करके कैसे बन रहे हैं, सारा डिस्कस करेंगे। तो हाई एनर्जी, अच्छा ये ऑक्सीडेशन जब फूड का होगा तो वहां से क्या होगा बेटा, एनर्जी बनेगी, और ये एनर्जी बनेगी एटीपी की फॉर्म में, ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये फुल फॉर्म याद कर लेना इसका। यानी हमारी बॉडी में जितना भी सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है, फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, वो एनर्जी रिलीज कहां हो रही है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। किस फॉर्म में हो रही है, एटीपी की फॉर्म में। हमारी बॉडी में 40 एटीपी बनते हैं बेटा, 40 एटीपी, और 40 में से 38 एटीपी अकेला बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया। यानी मोस्ट ऑफ द एनर्जी हमारी बॉडीज में कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए इसे बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल या पावर हाउस ऑफ द सेल। यानी पूरी बॉडी में मैक्सिमम से मैक्सिमम एनर्जी यहां बनती है, तो इसे पावर हाउस बोल देते हैं। जैसे आपका इलेक्ट्रिक बोर्ड है तो इलेक्ट्रिक बोर्ड से वहां से सप्लाई होती है, तो वो हो गया आपका पावर हाउस। हमारी बॉडी का पावर हाउस कौन सा है, हमारी बॉडी का पावर हाउस क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब आगे प्लास्टिड के बारे में बात करते हैं। तो प्लास्टिड से आपका बहुत मतलब काफी लेंथी पार्ट है वैसे तो प्लास्टिड आपका, ठीक है। आप देखते हैं इसमें से क्या क्या बनता है। पहले प्लास्टिड का लोकेशन भाई मिलेगा कहां पर, दिस ऑर्गेनेल इज ओनली फाउंड इन प्लांट, ये प्लांट में मिलती है, एनिमल्स में नहीं मिलती। एंड सर्टेन प्रोटिस्टा, प्रोटिस्ट में, प्रोटिस्टा में मिलेंगे या प्लांट में मिलेंगे, एनिमल सेल में नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जो प्लास्टिड होते हैं इनके अंदर बेटा स्पेशल काइंड के पिगमेंट होते हैं, वो पिगमेंट से फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो हमारे अंदर तो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, क्या कह रहे जादू, वहां सिर्फ जादू, हाँ जादू कर सकता था सनलाइट को ट्रैप, बट फोटोसिंथेसिस वो भी नहीं कर सकता था। चलिए बात करते हैं कि जो प्लास्टिड होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो मेनली जो प्लास्टिड होते हैं बेटा 2 टाइप्स के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट को हम कलरलेस प्लास्टिड बोल देते हैं। इनका मेनली फंक्शन होता है स्टोर करना। किसको स्टोर करेगा, टू व्हाट, तो उसको देख लेते हैं क्या क्या स्टोर करेगा। क्रोमोप्लास्ट, अब क्रोमोप्लास्ट है कलर्ड प्लास्टिड। अब कलर्ड प्लास्टिड का मतलब है बेटा कि जितने भी कलर्स, लाइक फ्लावर्स के डिफरेंट कलर्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, फ्रूट्स हो गए, लीफ नहीं, लीफ भी जो कलर्ड लीफ होते हैं, तो ये सारे कलर्ड पार्ट क्यों दिखते हैं, वो दिखते हैं हमारे प्लास्टिड के अंदर क्रोमोप्लास्ट की वजह से। चलो अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। कहां गया हमारा स्लाइड, चलो हाजिर है। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या बेटा, ल्यूकोप्लास्ट आपका कलरलेस प्लास्टिड है, विच अकर इन द सेल्स दैट आर नॉट एक्सपोज टू सनलाइट। ये उन पार्ट में मिलता है जो सनलाइट में एक्सपोज नहीं होते, यानी सनलाइट की प्रेजेंस में नहीं रहते हो, या सनलाइट से डायरेक्टली इंटरेक्शन नहीं होता है, ठीक है, तो उनको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। मेनली इनका फंक्शन होता है स्टोर करना। क्या स्टोर करते हैं देखते हैं अब सबसे पहले हमारा है एमिलोप्लास्ट। एमिलोप्लास्ट क्या करेगा, ये स्टार्च को स्टोर करेगा। एलियोप्लास्ट, ये एलियो ऑयल को स्टोर करेगा। और जो बीच वाला है एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट आपका प्रोटीन को करेगा। अच्छा क्या, अगर कहीं यहां स्टार्च ना दिया हो, कार्बोहाइड्रेट दिया हो तो मान लेना, ठीक है, क्योंकि स्टार्च ही कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये मेनली 3 फंक्शन रहेंगे बेटा ल्यूकोप्लास्ट के। स्लाइड चल रही है कि नहीं चल रही है सर, चलो ये 3 मेनली फंक्शन रहेंगे बेटा, और बहुत कम टीचर्स बता रहे हैं बेटा, तो उसका फंक्शन जरूर पता होना चाहिए। मेनली स्टोरेज का काम करता है, किस चीज का, स्टार्च का, प्रोटीन का एंड ऑयल्स का। और इसके लिए मेनली कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं ल्यूकोप्लास्ट में, हियर इट इज। चलो अब बात करते हैं बेटा सेकंड पार्ट की। ये हमारा बेटा क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट हमने बोला था कि ये हमारा
कलर्ड प्लास्टिड है। कलर्ड प्लास्टिड मतलब इसमें कलर कौन सा मिलेगा सर? ये वो पार्ट है जो डायरेक्टली सनलाइट के प्रेजेंस में रहते हैं। अब ये भी टू टाइप्स के रहेंगे आपके, एक रहेगा बेटा नॉन ग्रीन क्रोमोप्लास्ट, एक रहेगा ग्रीन क्रोमोप्लास्ट। अच्छा, जब भी आप ग्रीन कलर देख रहे हो तो ग्रीन से सबसे पहले आपको याद आता है कि प्लांट्स, तो ये प्लांट्स में मिलेगा आपको, ठीक है, हाइयर प्लांट्स में मिलेगा, हाइयर प्लांट्स में। और इसके अंदर एक स्पेशल पिगमेंट होगा, ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट। और उस ग्रीन पिगमेंट का नाम क्या है? क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर मिलेगा क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है किसके होता है? ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट, ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट। और जब सनलाइट को ट्रैप करेगा तो कौन सा प्रोसेस होता है? दैट इज फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस मेनली प्लास्टिड में कहां पर होती है? वो होती है बेटे कलर्ड क्रोमोप्लास्ट में, ठीक है। यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट है। और क्रोमोप्लास्ट भी कौन से वाला? ग्रीन कलर, ठीक है, क्योंकि ग्रीन कलर इज सेंसिटिव टू द लाइट, वो लाइट को ट्रैप करता है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है। अब बात करते हैं नॉन ग्रीन। अच्छा, नॉन ग्रीन की बात करते हैं। नॉन ग्रीन का मतलब है ग्रीन के अलावा और कौन कौन से कलर हो सकते हैं? तो इसमें आगे बेटा रेड, येलो, ऑरेंज, ये 3 कलर मिलेंगे आपको, ठीक है। और ये किसकी वजह से होंगे? ये होंगे बेटा कैरोटीन की वजह से। कहां कहां मिलेंगे? ये मिलेंगे आपको फ्लावर्स में, लीफ में, सर्टेन लीफ में, या आप कह सकते हैं स्पेसिफिक, स्पेसिफिक। अच्छा, फ्रूट में, तो फ्रूट का ये डिफरेंट डिफरेंट कलर होता है, वो किसकी वजह से होता है? वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। कौन से? कलर्ड क्रोमोप्लास्ट कह सकते हो या नॉन ग्रीन क्रोमोप्लास्ट कह सकते हो। अच्छा, जब भी हम बात करते हैं ना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका ग्रीन क्रोमोप्लास्ट। तो ग्रीन पिगमेंट से सबसे पहले क्या आता है? फोटोसिंथेसिस ज्यादा आता है, ठीक है। आज ये होता किस तरीके से है इसको डिस्कस कर लेते हैं कि क्लोरोप्लास्ट दिखता कैसा है और क्लोरोफिल इसमें कैसे काम करता है, ठीक है। तो बेटा ये आप आस पास है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। अब क्लोरोप्लास्ट क्या बेटा? एक ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इसके पास एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन। एंड आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन में, जो इनर मेम्ब्रेन में क्या है? दिस आर द पाइल्स ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब एक के ऊपर एक फ्लैटन स्ट्रक्चर है जिसको हम बोल देते हैं थाइलाकोइड्स। और इन थाइलाकोइड्स में ही क्या होता है बेटा? इन थाइलाकोइड्स में होते हैं, ये रहा ग्रैनम, जो हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं लाइट रिएक्शन के लिए। एंड दूसरा होता है बेटा स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या होता है बेटा? एक आपका ग्रैनुलर सा स्ट्रक्चर, ग्रैनुलर मैट्रिक्स होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन कह लीजिए। ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है डार्क रिएक्शन के लिए, डार्क रिएक्शन के लिए। तो मेनली अब इसमें फंक्शन क्या क्या है? इसमें डीएनए होता है, आरएनए होता है, इसमें राइबोसोम्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं। अभी डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर जो ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं क्या क्या करते हैं और इसमें क्या क्या होता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, इसको साफ कर लेते हैं थोड़ा सा। चलो मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो कलरलेस ग्रैनुलर कोलाइडल राउंड सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। अभी जस्ट बताया मैंने आपको। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ये हमारे होते हैं कौन सी रिएक्शन के लिए? अभी जस्ट बता के आए हैं आपको, डार्क रिएक्शन के लिए, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर प्रोटीन हो गया बेटा, लिपिड्स हो गया, राइबोसोम्स होगा, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया एंड मेटल्स आयंस। ग्रैनम की बात करते हैं। ग्रैनम क्या था आपका? ये लाइट रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फोटोसिंथेसिस के। Whereas stroma is the site of dark reaction. इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होगा उसमें लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन होगी, ठीक है। लाइट रिएक्शन कहां पर होगी और डार्क रिएक्शन कहां हो रही है? स्ट्रोमा के अंदर। अच्छा, इसको मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूं लाइट प्रोसेस चैप्टर में, ठीक है। तो लाइट प्रोसेस चैप्टर आप देखना ना भूले, इसका पार्ट 2 में मिल जाएगा आपको, ठीक है। पार्ट 2 जरूर देखना, वैसे तो 10th क्लास में रहेगा बट मैं चाहता हूं कि इसको आप देखें, एक क्वेश्चन आपका थोड़ा डिटेल में हो जाएगा। अच्छा, और क्या कहते हैं? द सोलर एनर्जी विच इज ट्रैप्ड इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर द फूड, दे आर देयरफॉर नोन एज साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड कॉमनली कॉल्ड किचन ऑफ द सेल। ये क्वेश्चन आएगा आपका कि विच पार्ट ऑफ द और विच ऑर्गेनेलिज ऑफ द सेल इज कॉल्ड किचन ऑफ द सेल। तो आंसर रहेगा
प्लास्टिड। व्हाई इट इज कॉल्ड किचन ऑफ द सेल? अब किचन के अंदर क्या बनता है? खाना बनता है सर, तो यहाँ पे भी खाना बनेगा। खाना मतलब फूड, फूड मतलब स्टार्च, और वो कैसे बनेगा? फोटोसिंथेसिस की वजह से। तो मेनली जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है दैट इज क्लोरोप्लास्ट। उसमें जो ग्रीन पिगमेंट है वो क्या करेगा? लाइट को ट्रैप करेगा, गैसेस को यूज करेगा एंड फूड का सिंथेसाइज करेगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड किचन ऑफ द सेल। ये इंपॉर्टेंट है लास्ट पार्ट। अच्छा, अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारा बहुत पास आ गए बिल्कुल वीडियो के एंड में। फंक्शन देख लेते हैं प्लास्टिड के। प्लास्टिड क्या क्या काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो चीज मैं आपको जस्ट अभी बताया भी है। जो क्लोरोप्लास्ट है ट्रैप द रेडिएंट एनर्जी या सन एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्म इनटू द केमिकल एनर्जी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स आ गया सर, स्टार्च क्यों नहीं आया? अरे एक ही बात है भाई, किस किस को यूज करेगा? CO2 को यूज करेगा, वाटर को यूज करेगा, यूजिंग वाटर कार्बन डाइऑक्साइड, एंड द प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। अच्छा, C6 जब ये होगा तो ये ग्लूकोज होगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये ध्यान रखना। बनता कैसे? ये रहा 6O2। ये प्रोसेस होगा जिसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, ध्यान रखना। लेकिन ये बनेगा कैसे? ये बनेगा बेटा फोटोसिंथेसिस की वजह से, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट। अच्छा, क्रोमोप्लास्ट का क्या होता है? ये फ्लावर्स को कलर्स देता है, और उस कलर्स की वजह से ही इंसेक्ट क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं, जो क्या करते हैं? पॉलिनेशन करते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। चलो, ल्यूकोप्लास्ट की बात करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट मेनली करता है स्टोर फूड, और मैंने वो तीन बताया था, ऑयल, स्टार्च एंड प्रोटीन। तो ये था बेटा प्लास्टिड का फंक्शन। अब बात करते हैं हमारे लास्ट पार्ट के बारे में, दैट इज वैक्यूल, ठीक है। अच्छा, वैक्यूल की बात करते हैं तो एनिमल सेल में ये लार्ज नंबर में मिलेंगे बट स्मॉल साइज। प्लांट सेल की बात करते हैं अगर, तो ये लार्ज मिलेगा बट फीवर इन नंबर, ये याद रखना, ठीक है। मेनली हमारे प्लांट सेल में ही बात करेंगे वैक्यूल्स की। चलिए, लोकेशन क्या मिलेगा? वैक्यूल्स अकर इन द मोस्ट ऑफ द सेल्स, दे आर स्मॉल इन साइज, ये आपको बता चुका हूं, एंड मोर इन नंबर इन एनिमल सेल्स। स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं, इसे जूम इन कर लेते हैं। चलो, अब ठीक है। द प्लांट्स आर जनरली वैक्यूल्स अराइजेस फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लो जी, याद कर लेना, वैक्यूल्स आपने बताया ना, वैक्यूल्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और एक पार्ट और बोलता हूं, वो आप कमेंट करेंगे, बार बार थोड़ी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तीन पार्ट बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंड गोल्जी आ गया, गोल्जी अपरेटस आ गया ठीक है, विच फ्यूज एट द मेच्योरिटी ऑफ द सेल्स टू फॉर्म लार्ज वैक्यूल। यानी आपके जो लार्ज वैक्यूल वो कैसे बनेंगे? जो आपके गोल्जी अपरेटस की जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो एंडोप्लाज्मिक से बन रही है, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक के साथ ही वो बनाएगा लार्ज वैक्यूल, जिसमें रोल रहेगा गोल्जी अपरेटस का, ये रहा। चलो, these vacuoles are bubbles like sacs bounded by a unit membrane called tonoplast। यानी वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है, इस वैक्यूल के चारों ओर एक मेम्ब्रेन होगी जिसको हम बोलेंगे टोनोप्लास्ट। अरे जैसे आपकी स्किन है, ठीक है, ये स्किन होगी, एक लेयर होगी, तो ऐसे ही जब वैक्यूल की जो लेयर होगी उसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। और ये बनेगा कैसे? ये गोल्जी अपरेटस के साथ, और कैसे बनाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो लेयर है वो मिक्स हो जाएगी, फ्यूज हो जाएगी, और फ्यूज होने से आपका बन जाएगा वैक्यूल। समझ गए? फंक्शन क्या क्या है इसका? ये आपके वैक्यूल है, कुछ देख लेना, ये आपका एनिमल सेल का है, ये आपके प्लांट सेल का है। तो प्लांट सेल में तो आपको देखो वैक्यूल मैंने बोला था कि थोड़ा बड़ा साइज का मिलेगा, ठीक है, बिगर इन साइज बट फ्यूअर इन नंबर। एनिमल सेल्स में मोर इन नंबर बट स्मॉल इन साइज, ठीक है। इसको भी कर लेते हैं जूम इन। ये आ गया आपका, देखो यहां लिखा हुआ सारा का सारा कंप्लीटली की सर्वल्स, यानी बहुत सारे मिलेंगे, स्मॉल साइज के मिलेंगे। यहां लार्ज मिलेगा बट बहुत कम मिलेंगे। यूज फॉर स्टोरेज, यूज फॉर स्टोर वाटर एंड पुश अगेंस्ट द सेल वॉल, सेल वॉल से अगेंस्ट पुश करेगा। कंटेन न्यूट्रिएंट वाटर एंड वेस्ट, कीप्स द प्लांट रिजिड, ये प्लांट को हार्ड रखता है थोड़ा सा। अच्छा, ये तो था आपके सारे के सारे वैक्यूल्स के बारे में और चैप्टर के एंड के बारे में। अब लास्ट पार्ट देखते हैं, फंक्शंस क्या है वैक्यूल्स का।
तो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? दे आर द स्टोरेज सैक। स्टोरेज सैक का मतलब एक तरीके जैसे आपका स्टमक है जो फूड को स्टोर करता है टेम्परेरी, तो वैक्यूल्स भी ऐसे करते हैं, वो स्टोरेज का काम करते हैं। दे स्टोर मटेरियल, इट मे बी सॉलिड और लिक्विड फूड, और टॉक्सिक मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट का मतलब जो भी प्रोसेस होने के बाद बन रहा है, ठीक है, उनको, या एंड प्रोडक्ट कह लीजिए, उनको स्टोर करके रखता है। इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड वैक्यूल, स्पेशलाइज्ड वैक्यूल होते हैं वो क्या काम करते हैं? वो करते हैं बेटे वाटर को बैलेंस। अच्छा, वाटर का जब भी वर्ड आ जाता है तो वाटर के लिए वर्ड आता है हाइड्रो, ठीक है, तो उनको बोल देते हैं ओस्मो रेगुलेटर, या वाटर हाइड्रो, या ओस्मोसिस प्रोसेस सुना था, ठीक है, तो ओस्मोसिस से ओस्मो ले लिया, मेंटेन करने को बोलते हैं रेगुलेटर, तो ओस्मो रेगुलेटर भी बोलते हैं। तो यानी मेनली वैक्यूल्स के दो फंक्शन हो गए, स्टोरेज करना एंड वाटर को बैलेंस करना। तो ये रहा आपका फंक्शन। और अभी एक लास्ट अभी बताया था कि जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो उसको रिजिड बनाता है, यानी हार्ड बनाता है, ठीक है। तो ये तो बेटे आपके सारे चैप्टर के डिटेल के बारे में। अब आपका पूरा सेल ऑर्गेनेलिस कंप्लीट हो चुका है, सेल ऑर्गेनेलिस कंप्लीट हो चुका है, बस एक कम रह गया आपका। क्या हो सर? वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अच्छा, पीडीएफ आपको बता देता हूँ, पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं, टाटा बाय बाय। ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो आपकी रहने वाली है फिजिक्स की। तो फिजिक्स के बिल्कुल ही डिले नहीं करना, पूरा डिटेल में कंसेप्ट बताऊंगा, एक बार पढ़ लोगे तो भूलोगे नहीं। तो बेटा मिलते हैं ब्रेक के बाद, बाय बाय।